मुझे शर्म आती है और मुझे आंखों में पानी आता है। उस गांव में, जो कि कई बार राजनीति की भी बात हो जाती, वोट नहीं दी, उस गांव में दोनों बार श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को अच्छी वोटों से बीजेपी को जिताया। और वो गांव ऐसा कर रखा है जैसे ये पाकिस्तान से कोई गांव आके बस। यहाँ हरियाणा का एक नौजवान खट्टर जी के साथ चल रहा है, पहले जमुना पार भेज रहा था, अब दोनों यार बने बैठे। तो आज वाहवाही लूटने के लिए मैं फेसबुक पे देख रहा था कि ओम प्रकाश जी का धन्यवाद, रोड मंजूर करा दिया। अरे ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद तो तब करो, उससे पहले 7-6 महीने पहले तो मैंने तो टेंडर छुटवा दिया था, तो इसी ओम प्रकाश धनखड़ ने कैंसिल करवाया था। मुख्यमंत्री जी जो पीछे 2014 से लेकर आज तक पंचायत के महकमे से जो लूट हुई है हरियाणा में, खासकर मेरे बादली में लूट हुई है, उसकी आप सीबीआई से या किसी रिटायर्ड जज से आप जांच करा दें, अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं, या फिर ये ईमानदारी का चोला फेंक दो। नहरों का जो गोलमाल हुआ, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो पैसा पता नहीं गया कहाँ। मंत्री ने स्वयं माना कि हाँ जी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। वो तो 1600 करोड़ की बात करता था, 160 करोड़ पे बादली हल्के नहीं लग रहे। ऐसे ऐसे धर्मशाला, ऐसे ऐसे रोड जिन पे एक ईंट नहीं लगी और उसके बिल पास हो गए। भ्रष्टाचार की आग में हरियाणा हुआ वीरान, हरियाणा हुआ वीरान, और सरकार आंख मीच के बनी बैठी है अनजान। पीडब्ल्यूडी महकमा है, सबसे भयंकर भ्रष्टाचार। ये मैं बिल्कुल उन अफसरों को भी इस बात के लिए चेतावनी देता हूँ और उन नेताओं को भी चेतावनी देता हूँ कि देर है अंधेर नहीं, ईमानदारी से लोगों का काम करें, इज्जत से काम करें, हैम और बहम पालना छोड़ दे, और ना बहुत जल्दी जैसे राज आएगा सबसे पहले इनका इलाज हम करने का काम। जो वहाँ का सुपर सीएम था ओम प्रकाश धनखड़, हमारी 10 फैकल्टी वहाँ से उठ के चले गई और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला और एक ईंट आज एम्स हॉस्पिटल में नहीं लगने दी। प्रकाश धनखड़ जी ने मेरे बादली में सिवाय झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं किया। आज इनकी ये एक होड़ लगी हुई है, भाई लूट्स को लूट लो। बीजेपी वाले चाहते हैं हम ज़्यादा लूटे, जेजेपी वाले चाहते हैं हम लूटे, और मुख्यमंत्री जी बेबस होके इनके नज़ारे को देख रहा है कि भी ये हो क्या रहा है। और जो ये नफरत की राजनीति करते हैं, जातिगत बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, पता नहीं क्या ना क्या बोलते रहते हैं, तो उसके खिलाफ ये यात्रा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ बादली से विधायक कुलदीप वत्स हैं और आप सभी को पता ही है कि विधानसभा में जब बोलते हैं तो सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। जी, स्वागत है द एयर न्यूज में आपका। धन्यवाद। एक तो आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारा को इस लायक समझा। धन्यवाद आपका। तो ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था जी बीजेपी के द्वारा, तो क्या जो मैसेज बीजेपी देना चाह रही है, क्या समाज में वो मैसेज गया जी? क्या अच्छा काम कर रही है बीजेपी? देखिए, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, पर कांग्रेस के विधायक के साथ साथ मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ। जिस प्रकार से ये सम्मेलन था, मेरी तो 2-3 मुख्य मांग है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, सम्मेलन किया, मैं उस चीज़ के लिए मैं बधाई देता हूँ। पर जो मेरे मुख्य मांग है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ब्राह्मणों को धोली का मालकिन नाक दिया था, उसमें ब्राह्मण नहीं थे, उसमें 11 बिरादरी थी। ब्राह्मण, जांगड़ा ब्राह्मण, प्रजापत, सेन समाज और हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे जो स्वामी ब्रागी, काफ़ी समाज थे। तो वो क्या ऐसी तकलीफ हुई है, ये जो आज इनको ब्राह्मण प्रेम याद आ रहा है, जो उसको इन्होंने कैंसिल किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11 बिरादरियों की जो बहुत पुरानी मांग थी वो मंजूर की और उन्होंने उसको कैंसिल किया। तो पहली बात तो मैं ये चाह रहा था इस सम्मेलन में कि ये इनको भगवान सद्बुद्धि दे, उसका जिक्र करके छोड़ दिया, वो मालिकाना हक नहीं दिया। दूसरा मुद्दा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था और है आज भी, जो ये बार बार बात करते हैं ब्राह्मण समाज की। एबीपीजी के तहत 5 बिरादरियों को, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, पंजाबी और शायद बिश्नोई, इनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10% एबीपीजी के तहत आरक्षण दिया, जिसमें हजारों बच्चों को बेनिफिट हुआ। और इनको क्या तकलीफ हुई उस एबीपीजी के तहत, जो हमारे बच्चे आज ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, ना तो उनकी ज्वाइनिंग हुई, उसकी गोल मोल घुमा के पूरा करनाल के चारों चक्कर लगा के उसको छोड़ दिया। तीसरा, जो ब्राह्मण आयोग की बात थी, अब क्या भी वो पुजारी और पुरोहित बोर्ड बना दिया। तो मैं पुजारी और पुरोहित के बोर्ड का मैं विरोध नहीं करता हूँ, पर ये मेरे को ये बताएं, इस ब्राह्मण आयोग और इसमें
ब्राह्मणों को क्या क्या फायदा हुआ और इसमें क्या नुकसान था। तो मैं इस चीज का एक वादा करता हूँ, जी। जब हमारी गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे तमाम नेता, मैं तीनों चीज पहले मैनिफेस्टो में डलवाऊंगा जी। और बनते ही हमारी गवर्नमेंट ये तीनों चीजों पे हम तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। जी। ये तो होगी ब्राह्मणों की बात कि ब्राह्मणों को बीजेपी ने क्या दिया है और आगे आप क्या कुछ आपने जो आश्वासन दिया है। तो भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, ये जो बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आज पूरे प्रदेश के अंदर देश में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। आज देश का किसान और मेरे प्रदेश का किसान लगातार 3 सालों से एक किस्म से खेतों में शहीद हो रहा है। आज 3 साल से एक फसल का दाना नहीं हुआ और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आंकड़े पेश करे, झूठ के आंकड़े पेश किए कि झज्जर जिले में 16,000 एकड़ फसल खराब हुई है। मैं हरियाणा में तो तबाह है ही किसान, पर मैं अपने जिला झज्जर और अपने बादली हल्के पाता हूँ। देखिए, मेरे बादली हल्के के 46 गांव 46 गांव ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से जो बर्बाद हो चुके हैं और 16-17,000 एकड़ फसल तो मेरे बादली हल्के की खराब है। मैंने पीछे नहरों का मुद्दा उठाया। आज मेरे पास, मैंने सदन में आपने देखा होगा, रोडों के नहरों के सारे मैंने फोटो भी दिए। उसमें नहरों का जो गोलमाल हुआ, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो पैसा पता नहीं गया कहाँ। अब की बरसात में भी पूरे इलाका जलमग्न हुआ। मेरी ड्रेन नंबर 8 के साथ करीबन हमारे 20 से 25 गांव ऐसे लगते हैं। अगर ड्रेन नंबर 8 को अच्छे तरीके से उसकी छटाई करके उसकी पाल बांधी जाए तो 25 से 30 गांव के किसान बर्बाद होने से बच सकते हैं। पर वो पैसा आता है, गोल मोल करके चला जाते हैं। हमारे ओम प्रकाश जी बड़े बयानबाजी कर रहे थे कि मैंने बादली हल्के में 1600 करोड़ रुपए गांव में लगा दिए। आज सदन में क्या हो रहा था, मंत्री ने स्वयं माना कि हाँ जी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मैंने चुन के आया तभी कहा था कि मैं खासकर बादली हल्के की बात करता हूँ। पंचायत महकमे से कितना पैसा आया उसकी जांच होनी चाहिए बादली हल्के में। वो तो 1600 करोड़ की बात करता था, 160 करोड़ रुपए बादली हल्के में नहीं लग रहे। ऐसे ऐसे धर्मशाला, ऐसे ऐसे रोड जिन पे एक ईंट नहीं लगी और उसके बिल पास हो गए। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो सबसे पहले 2014 से लेके आज तक बड़ा महकमा पंचायत डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं, अगर आप ईमानदार हो तो निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी हैं, चाहे नेता दोषी हैं चाहे अफसर दोषी हैं, उन पर कार्रवाई करें। आज प्रदेश के अंदर रोडों की क्या हालत, जो सड़क है बादली में, आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा चली हमारी राजस्थान बॉर्डर से, फिरोजपुर से दिल्ली बॉर्डर तक आ चुकी। कहते थे गड्ढों में रोडों में गड्ढे, आपकी बार तो गड्ढों में रोड हैं और पूरी इनके मिट्टी भी हजम, रोड भी हजम। ये आज हरियाणा की हालात है भ्रष्टाचार की आग में। हरियाणा हुआ वीरान और सरकार आंख मीच के बनी बैठी है अनजान। तो ये जो हमारे दो की जो जोड़ी चल रही है, चाहे वो यहाँ हरियाणा का एक नौजवान खट्टर जी के साथ चल रहा है, पहले जमुना पार भेज रहा था, अब दोनों यार बने बैठे हैं। आज पीडब्ल्यूडी महकमा है, सबसे भयंकर भ्रष्टाचार। आप रेवेन्यू में चले जाओ, ये ईमानदारी की बात करते थे। मैंने मुद्दे उठाए थे, रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला, धान घोटाला, एक भी घोटाले की जांच आज तक, हमें तो 3 साल हो गए, हर बार जांच हो रही है। शराब घोटाला था, कितने लोग मरे थे, पर कोई नहीं, इन्होंने आज तक कोई किसी को कुछ नहीं किया। छोटे किसी मुलाजिम को पकड़ा और उसको छोड़ दिया। पर एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये जो हरियाणा की जनता का खून पी रहे हैं, जो चाहे वो अफसर है और चाहे नेता है, राज आएगा और इनको सीबीआई का और ईडीओ का बड़ा इन्होंने शौक है। मैं कहना चाहूंगा ये अफसर भी कान खोल के सुन ले, और जो ये नेता जो लूट रहे हैं इनसे पाई का हिसाब लिया जाएगा। और जिस दिन राज आएगा, ये कुलदीप वत्स कह रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी।
जी। ये इनको खुली चेतावनी है, तुम जो खून चूस रहे हो किसान का, मजदूर का, युवाओं का, हर मिडलमैन का, आज त्राही मची हुई है। ये मैं बिल्कुल उन अफसरों को भी इस बात के लिए चेतावनी देता हूँ और उन नेताओं को भी चेतावनी देता हूँ कि देर है अंधेर नहीं, एक एक आदमी को चुन चुन के इस जनता का जिसने पैसा चुना है उसका बेस अच्छे तरीके से इलाज करेंगे और जेल के अंदर उनके लिए, ये तो कहते थे ना कि कमरे बने हुए हैं, हम कहते हैं हम जिस दिन आ गए ईमानदारी से, गलत किसी के साथ करेंगे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करेंगे, ना कोई किसी को तकलीफ होगी, चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष से, पर जो अफसर और जो नेता जिन्होंने आज हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया है और वो पहले भी भुग चुके हैं इन बातों को, ये सावधान हो जाएं, ईमानदारी से लोगों की सेवा कर लें, ईमानदारी से लोगों का काम करें, इज्जत से काम करें, हैम और बहम पालना छोड़ दें, और ना बहुत जल्दी जैसे राज आएगा सबसे पहले इनका इलाज हम करने का काम करेंगे। जी। तो विधायकों को जो सड़कें खराब की बात है, 25-25 करोड़ रुपए खजाना की दिए, तो आप लोगों को भी मिले जो कांग्रेस के विधायक हैं? देखिए जी, मेरे से जो सच्चाई है, मैं अपनी बात को बिल्कुल, मैं सच्चाई को कबूल करता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए, जैसे विधानसभा में बातें चल रही थी 5 करोड़ की, मेरी विधानसभा में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आए हैं। मैं इस चीज़ के लिए, मैं आज झूठ बोल दूं, मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, पैसे आए हैं। और जो 25 करोड़ के मेरे से काम मांगे गए, आए ना आए वो तो मुझे पता नहीं, पर 25 करोड़ के काम मांगे हैं। अगर जैसे मेरे 5 करोड़ रुपए आए, 2 करोड़ रुपए वैगी के आए, तो अगर जिस प्रकार से अगर वो पैसे आएंगे तो मैं, जैसे अभी मैंने धन्यवाद किया, तो मैं उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कर दूंगा। पर अभी मेरे से काम मांगे गए हैं। पर आपको एक चीज़ में बड़ी हैरानी की बात कह रहा हूँ, मैं आज भी अभी एससी साहब से मिला हूँ और जो अपने PS2 CM श्री उमाशंकर जी उनसे मिला हूँ। मेरा एक गाँव है, मेरे हल्के का गाँव है इस्मालपुर, पिछले 3 साल से वो गाँव नरक बना हुआ है। PWD का एक रोड RCC बनना है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तो डेड बॉडी जाती है, पैदल आदमी निकल नहीं सकता। मैंने फोटो सहित वो किया है, वो इसी बादली का, ऋषि हरियाणा का हिस्सा है। दूसरा एक लवारी गांव है हमारे, मेरे बॉर्डर से शुरू होता है, मेरा अपना गांव भी कह देता हूं, और मेरा गांव अपने हैं, मेरे तो 103 के 3 मेरा अपने गांव है, और उन व्यक्तियों का दर्द मेरा दर्द है। मुझे शर्म आती है और मुझे आंखों में पानी आता है। उस गांव में, जो कि कई बार राजनीति की भी बात हो जाती, वोट नहीं दी, उस गांव में दोनों बार श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को अच्छी वोटों से बीजेपी को जिताया, और वो गांव ऐसा कर रखा है जैसे ये पाकिस्तान से कोई गांव आके बस रहा हो। इतनी बुरी हालात उस गांव की मेरे की कर रखी है। उसमें भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, मैंने फोटो दिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डेड बॉडी लेके चलते, पैदल हमारी बहन बेटी निकलती, पूरी फिरनी खराब है। पूरा इलाके में, गांव में आपको एक घर भी ऐसा नहीं बचेगा जिसमें जर्जर हालात ना हो रही हो, और पूरे इलाके में पैदल नहीं निकल सकता। मैंने अभी 60 लाख रुपए अपनी ग्रांट से, क्योंकि मेरे को दुख होता था, मैंने वहाँ दिया। और आज भी मैं इसी विषय में मुख्यमंत्री से भी, मंत्री बबली जी ने मेरे को आश्वस्त किया है कि मैं विधायक जी, इसमें इस गांव को मैं पूर्ण रूप से पूरी ग्रांट देके और इस समस्या का मैं समाधान करूंगा। मैं, अगर ये मेरे समस्या का समाधान होता है, मैं धन्यवाद करूंगा। पर मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं विधानसभा में आपकी बार मेरे को ज़्यादा मौका नहीं मिला, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, जो पीछे 2014 से लेकर आज तक पंचायत के महकमे से जो लूट हुई है हरियाणा में, खासकर मेरे बादली में लूट हुई है, उसकी आप CBI से या किसी रिटायर्ड जज से आप जांच करा दें, अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं, या फिर ये ईमानदारी का चोला फेंक दो और इन जो नेताओं ने लूटा है इनको आज़ादी से आप छोड़ दो। क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट और PWD महकमे 2-3 ऐसे होते हैं जिसे प्रदेश का विकास दिखता है। और आज मेरे बादली हल्के का, मेरे हरियाणा का, जितनी लूट और जितनी हालात जो पीछे खराब हुई है, इनकी इन्होंने जांच करानी चाहिए। मैं, अगर ये जांच कराते, ईमानदारी से इसके काम करते, तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, और ना, मैं तो मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगा कि आप ईमानदारी का चोला बिल्कुल हटा दें। फिर आप, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो फिर ये बातें कहनी छोड़ दें। जी। तो आपने तो बीजेपी के बड़े नेता को हराया था, और OP धनखड़ जी को, जो बीजेपी का मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बावजूद भी बादली के ये हालात हैं। मुख्यमंत्री जी को एक चीज कहता है कि मेरा काम मुख्यमंत्री, वो तो सुपर हीरो था, सुपर मुख्यमंत्री था ओम प्रकाश धनखड़ जी। मेरे से बहस करे, ये पिछले रोड के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, अब मैंने उनसे लिखित में रिटर्न ले लिया, तो
मैंने 3-10 तक हम इस रोड को शुरू करेंगे, मैंने लिखित में लिया, क्योंकि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा और मैंने बात उठाई। तो आज वाहवाही लूटने के लिए मैं फेसबुक पे देख रहा था कि ओम प्रकाश जी का धन्यवाद, रोड मंजूर करा दिया। अरे ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद तो तब करो, उससे पहले 7-6 महीने पहले तो मैंने टेंडर छुटवा दिया था, तो इसी ओम प्रकाश धनखड़ ने कैंसिल करवाया था। तो ये इस बादली हलके के साथ, बादली हलके ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया था। आज बादली हलके के लोगों की वजह से ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री बने थे और 11-11 महकमों के मंत्री रहे, सुपर सीएम रहे और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बादली की जनता ने जो प्यार और प्रेम और आशीर्वाद दिया था उसका अपमान किया। और पिछले 3 साल से जो लोगों के साथ उसने जाति कर रखी है, जो लोगों के साथ एक मतलब भेदभाव करवा रखा है, लोगों को मतलब इस तरीके से प्रयत्न करता है कि पता नहीं बादली की जनता ने क्या किया। अगर वो 5 साल जब मंत्री रहा, अगर अच्छे काम करता, लोगों को अच्छा व्यवहार रखता, तो बादली की जनता प्रेम करना जानती है, लोगों को सिर आंखों पे रखती है, सिर पे बैठा के रखती है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मेरे बादली में सिवाय झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे एम्स के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने 11 फैकल्टी मंजूर कराई थी। मैं आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री की तो छोड़ो, जो वहाँ का सुपर सीएम था ओम प्रकाश धनखड़, हमारी 10 फैकल्टी वहाँ से उठ के चले गई और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला और एक ईंट आज एम्स हॉस्पिटल में नहीं लगने दी। हमारी आईआईटी थी, अब मैंने संघर्ष किया है, हम आईआईटी की अब मंजूरी दिलाई है। ओम प्रकाश धनखड़ जी 7 साल निकाल दिया, 8 साल, आज तक आईआईटी आप हमारी बादशाह नहीं बनाई। तो ये हमारे 50 बेड का हॉस्पिटल था बादली का, हमारे माचरौली का मैंने मांग कर रखी थी भी इसको भी अपग्रेड करके 50 बेड का किया जाए, बादली को 100 किया जाए, पाटौदा को, ढाकला, जो ढाकला हमारा सबसे पुरानी पीएचसी, ढाकला को भी उनका 50 बेड का किया जाए। तो एक ईंट, बातें तो दुनिया भर की है, एक ईंट ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे सामने बैठ के बताए कि बादली में भाई घोषणा तो करा दिया आपने, सब डिवीजन बना दिया, पर बादली में एक ईंट लगवाई। अभी वो संघर्ष करके मैंने बादली का स्कूल घोषणा थी, 50 बेड का हॉस्पिटल की नहीं हुई है, सेक्रेटरीट का भी काम शुरू हुआ है, पाटौदा का स्कूल था, सिलानी का स्कूल था। ये जो घोषणाएं थी, मेरे को जैसे पता लगी मैंने अपने महकमों में जा के रिक्वेस्ट करके बादली का स्कूल शुरू करवाया। 2016 में जो स्कूल डिक्लेयर किया हो और वो जाके 2021 में शुरू होता है, तो ये घोषणा थी या क्या थी? सिर्फ घोषणा, वहाँ पे इनका लेटर नहीं, जहांगीरपुर टू पासोर का रोड की घोषणा करके आ रहे मंत्री, यहाँ कोई उसका मिला नहीं। तो ये झूठी घोषणा करने के अलावा उन्होंने कुछ वहाँ किया नहीं। और अब इनका समय बीत चुका, अब ये सिर्फ 1 साल का समय है, इनके पास 7 महीने 8 महीने हैं, इनके पास 8 महीने में ये देखते कितना करते। पर आज इनकी ये एक होड़ लगी हुई है, भाई लूट्स को लूट लो, बीजेपी वाले चाहते हैं हम ज़्यादा लूटे, जेजेपी वाले चाहते हैं हम लूटे, और मुख्यमंत्री जी बेबस होके इनके नज़ारे को देख रहा है कि भी ये हो क्या रहा है। जी, राहुल गांधी जी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ बदलाव आएगा इस पद यात्रा से? देखिए, मैं एक चीज़ बड़े गर्व से एक चीज़ कहता हूँ, जिस प्रकार से जब राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी, तो ये लोग पार्ट टाइम नेता बोलते थे, पप्पू बोलते थे, पता नहीं क्या न क्या बोलते थे। 1 वीक तक बड़े बड़े गंदे ट्वीट इन्होंने किए। और मैं सल्यूट करता हूँ राहुल गांधी जी को, हमारे नेता हैं। और हमारे नेता नहीं, आज कोई भी है, हर वर्ग के लोग, हर पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और जिस प्रकार से कन्याकुमारी से लेके राहुल जी दिल्ली तक आए हैं, लाखों लोगों ने उनके साथ चल के उनका स्वागत किया है, उनका हौसला अफजाई की है। और एक टी-शर्ट के अंदर 52-53 साल की एज में जो बंदा 40-25-30 किलोमीटर डेली चला, कड़ाके की ठंड में, मैं तो हैरान था जिस दिन हमारे हरियाणा में यात्रा आई सुबह 6 बजे, 6:01 भी नहीं होती, 6 बजे राहुल जी अपने प्रोग्राम के अंदर थे। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता की मैं बादली की जनता का भी, हमारे नौजवान बुजुर्ग इस यात्रा में शामिल हुए। और ये यात्रा देश और प्रदेश की दिशा और फिजा दोनों बदलेगी। और जो आपसी भाईचारा का जो प्यार है, राहुल गांधी जी देखिए यात्रा, जो ये बीजेपी के लोग कहते बोले भारत जोड़ो, भारत टूटा कहा था, भारत ना कभी टूटा, ना कभी टूट सकता, ना तुम्हारे जैसों के सपने हम सफल होने नहीं देंगे, भारत कभी टूट भी नहीं सकता। ये जो बीजेपी के लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ,
आज भारत को टूटने की बात क्या है, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और लोगों को भी बताना चाहता हूं जो इनकी नफरत की राजनीति आज आपने विधानसभा में देखा किस प्रकार से कमल गुप्ता जी बौखलाए हुए थे, किस प्रकार से अरे तुम राहुल गांधी जी पे इतने क्यों वो हो। ये नफरत के खिलाफ ये यात्रा है, ये भाई को भाई से जोड़ने की यात्रा है। भारत को ये जो बातें करते हैं, जो प्रदेश और देश के अंदर आज आप देखिए कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जातिगत, कहीं ना कहीं इन्होंने नफरत की राजनीति कर रखी है। और देश हो, प्रदेश हो, भाई गांव हो, गभांड हो, प्यार से आगे बढ़ता है, नफरत से आगे नहीं बढ़ता है। और मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, मैं इस राजनीतिक में ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ और जनता को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आदमी आपके भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करे, कोई जात की बात करे, कोई धर्म की बात करे, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो बीजेपी का नेता, चाहे किसी भी का नेता है, ऐसे आदमी, ये नेता तो हो नहीं सकते, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो ऐसे व्यक्ति हैं वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों के दिलों में जहर जो पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने सबक सिखाना चाहिए। और कुलदीप वत्स गर्व से एक चीज कहता है, मेरी जात है इंसानियत, इंसानियत से बड़ी कोई जात नहीं होती है। और जिस वक्त इस राजनीति का हम आते हैं, साधु संत हुए, राजनीतिक आदमी हुए, उसकी कोई जात और धर्म नहीं होती, उसका एक ही है, उसकी इंसानियत की जात होती है। और उसने सर्व समाज 36 बिरादरी को साथ लेके अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने हलके का विकास करने की बात करनी चाहिए, ना कि नफरत की। और जो ये नफरत की राजनीति करते हैं, जातिगत बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, पता नहीं क्या ना क्या बोलते रहते हैं, तो उसके खिलाफ ये यात्रा है। हम देश से अपील करते हैं, खासकर मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि सारे भाई हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। आज हमारे हरियाणा में 2016 में इन्हें जातिगत जहर घोलने की कोशिश करी। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का, जो इनकी चाल में को जल्दी समझ गई और आज हम सारे भाई एक है। मैं नौजवानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी चालों में ना आके देश को हमने आगे लेके जाना है, नफरत से नहीं आगे जाता, प्यार से आगे जाएगा। जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो रहा है और सवाल बहुत है, तो आगे फिर इंटरव्यू करते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।